हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और सबकी धड़कनें बहुत फास्ट हो रही है। एग्जाम आपका हो चुका है एंड आई होप कि आपका सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए चेक करते हैं। और आज का क्वेश्चन, हालांकि पेपर बड़ा कंफ्यूजिंग सा था, अगर ओवरऑल अपन देखें तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी से बताइए, क्या मेरी वॉइस और पिक्चर सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल। ऋषभ, माया, संध्या, लक्ष्मी, सनिका, हिमांशु और मेघा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने शायद एग्जाम दिया है। काफी सारों को आज एक आइडिया लग जाएगा कि लेवल ऑफ जो पेपर था वो बहुत स्टैंडर्ड वाला था। और ब्रीफिंग अगर हम करें इसका एनालिसिस, तो बिल्कुल क्लियर इस पिक्चर से दिख रहा है कि आज का पेपर उन लोगों के लिए इजी था जो ये सोच के चलते हैं कि हमें मेंस की तैयारी करनी है, ना कि ये कि एक बार प्रीलिम्स हो जाए, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस। तो जिनका ये मिथ लेके चल रहे हैं तो प्लीज ये अब छोड़ देना, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का ये था कि नहीं हमारा प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, मेंस की हम तैयारी लेके चल रहे हैं, उनका पेपर नो डाउट अच्छा होगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस का जो लेवल था, जो स्टैंडर्ड था, वो सब में, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें या पॉलिटी की या ज्योग्राफी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, सबके अंदर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे आए हैं। दूसरी चीज जो इसके अंदर बहुत ही जो एक एनालिसिस करने पे पता चल रही है कि बेसिक नॉलेज भी वहां पे बहुत जरूरी थी। एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, मींस साइंस की, बायो से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए गए हैं। आपके हिस्ट्री में से देख लिए, आपके इकोनॉमिक तो टोटल कॉन्सेप्चुअल बेस था, मतलब जिसने अगर मेंस को लेकर के इकोनॉमिक्स को पढ़ा है वो कर सकता है। हिस्ट्री बहुत हाई स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है, मतलब ओवरऑल आज का पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस। मेरे पास में है ए सेट, मेरे पास में है, तो जिसके पास में ए सेट है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं क्वेश्चन की मैं स्टार्टिंग में आपको बोल दूंगी, मैं फिर अपन उसको चेक करते हैं। तो जल्दी से बताइए, आर यू रेडी विद मी, कि आप आंसर्स को चेक करने के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाइए पेन और पेंसिल के साथ में, आपके पेपर के साथ में, और देखिए कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ कुछ किया है। तो आर यू रेडी? यस, मोहित, छंदे, दीपक, अमित, नेहा, संगीता, ऋतु, सर्वेश पटेल, 100% रेडी? चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो देखिए ये थोड़ा सा एक जो एनालिसिस हमने किया है इंडियन इकोनॉमी से, आपके 20 क्वेश्चन थे। मीन्स आप देख सकते हैं इसके अंदर मेजर क्वेश्चंस जो किया है, मतलब स्टैंडर्ड इस बार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। अब ये नहीं कह सकते कि किसी भी एरिया में से जो है आपका कम है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, देखिए इकोनॉमिक्स के आपके 20 क्वेश्चन है आपके, और ये बहुत डीपली पूछे गए हैं, मतलब आप ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कि आपने कहा है। तो अगर आपने मेंस के अकॉर्डिंगली अगर तैयारी की है तो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो थे आपके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं इनको। 9, 10, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 78। मीन्स टोटल जो आपके क्वेश्चंस हैं इंडियन इकोनॉमी से 20 क्वेश्चन आए हैं। तो एक मेजर पोर्शन जो है इसने कवरेज किया है। और आपको पता है कि वैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ने में काफी स्टूडेंट्स डर लगता है, लेकिन इसके साथ में जो एक और जो एनालिसिस हुआ है वो ये है कि जो करंट अफेयर्स से जो रेगुलर स्टूडेंट्स अपडेट थे उनका शायद आज पेपर अच्छा होगा, जिसने करंट अफेयर्स अपडेट रखा है। और सेकंडली जिन्होंने मेंस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई की है तो उनका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अब बताइए कि कौन कौन स्टूडेंट्स आप में ऐसे थे जिन्होंने मेंस पे फोकस किया था? काफी सारे हैं। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन थे, और इसको हम करें तो बहुत ही डीप कॉन्सेप्चुअल के साथ में हुआ है। क्लैरिटी इसके अंदर बहुत हाई थी। जैसे मैंने कहा कि जो मेंस को लेकर के चल रहे थे, जिन्होंने मेंस की पढ़ाई की, हम प्रीलिम्स हम निकाल लेंगे, और उसके साथ में जो करंट से अपडेट हैं तो ये बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन एक भी नहीं आया है। तो आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट टाइम 23 के अंदर जो एग्जाम्स जिनको देना है तो प्लीज अभी से उस चीज को लेकर के चलिए कि मेंस के अंदर जो जो आपके टॉपिक आएंगे उसको आपको क्लियर करना है।
कल या परसों में बहुत जल्दी मैं इस पूरे इकोनॉमिक्स के पेपर को आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। आज एक्चुअली इतना पॉसिबल नहीं है सारी ब्रीफिंग हमारा करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप उसके अंदर आपके पास में अगर पेपर है, अगर ए सेट आपके पास में है तो आप उसको देख सकते हैं। पॉलिटी से सबसे मिनिमम क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से ही आए हैं 10 क्वेश्चंस। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 और 73। तो ये टोटल जो है 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके पॉलिटी से आए हैं। पॉलिटी के अंदर यूं देखा जाए तो क्योंकि पिछली बार हमने अगर देखा है, हमको हम कंपेयर करते हैं 2021 वाला जो पेपर था उसके अंदर 11, 12 से मींस जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आए थे। तो इस बार काफी स्टूडेंट्स का यही था कि नहीं 2 साल से एनसीईआरटी बेस आ रहे हैं तो हम उसी को पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल स्टैंडर्ड दिख गया है, यूपीएससी को आप कभी जज कर ही नहीं सकते हैं। इस बार क्वेश्चन जो है आपके बेसिक हैं लेकिन वो बहुत ही फैक्ट जो है वो बहुत ही घुमा के पूछे गए हैं, तो वो बहुत ही स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन इस बार के हैं। तो ये आपके हैं पॉलिटी का, जहां पे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इसका हम एनालिसिस कर पाए तो कि फैक्ट जो थे वो बहुत ही गहराई से और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर उसको घुमा के पूछा गया था। तो अगर आपको डीपली आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आप 100% आपका रॉन्ग हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स देखने में ऐसा लग रहा है कि 3 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन वो डायरेक्टली 3 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अदरवाइज अब देखेंगे आप इकोनॉमिक्स के अंदर ले लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ले लीजिए, एनवायरमेंट के अंदर ले लीजिए, सबके अंदर करंट अफेयर को है मिक्स होकर के आया है। तो मीन्स सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर के साथ में आपके क्वेश्चन जुड़ के ज्यादा आए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, जैसे उजांग सर आपको योजना कुरुक्षेत्र पढ़ा रहे हैं, हम पीआई भी पढ़ा रहे हैं, डेली हम जब आपको पढ़ाते हैं मैपिंग, प्रवीण सर जो है मैपिंग पढ़ा रहे हैं। अभी आप देखिएगा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो चुका है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो वहां पे भी जो स्टूडेंट्स इनसे रेगुलर टच में थे कि हाँ किस टाइप से कौन सी योजना में से या कुरुक्षेत्र में से या पीआईबी में से या लोकेशन बेस्ड में जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है वहां से किस टाइप से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, तो जिसने बहुत डीपली पढ़ाई की है इस वे के अंदर तो उनका पेपर नो डाउट अच्छा होगा। तो आप 23 वाले जो अटेम्प्ट हैं वो आप समझ सकते हैं कि आपको नेक्स्ट डे की पढ़ाई कैसे करनी है। तो डायरेक्टली अगर उठ के आए तो ये 3 क्वेश्चन है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक चैलेंज वाला एक लेसन है आज के लिए, जो करंट अफेयर जो सोचते हैं कि हम तो लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर की कोई मैगजीन उठा लेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ के हम आ जाएंगे और आपका हो जाएगा। तो प्लीज अब ये जो जिस इस मस्कब उसमें चलते थे कि नहीं लास्ट फैक्ट पूछ लेंगे, एंड ऑफ द मंथ हम एक करंट अफेयर की बुक खरीद के ले आएंगे और उसको पढ़ लेंगे और हो जाएगा, तो देखिए अब नहीं होगा। अगर आप सब्जेक्ट के साथ में आपकी डीप नॉलेज नहीं है, उसको आप सब्जेक्ट के साथ में कोलेट नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं होगा। तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन आए हैं वो सीधे सीधे 3 क्वेश्चन आए हैं, जो था आपका क्वेश्चन नंबर 19, 74 और 76, राइट। तो इसका अगर आप एनालिसिस करें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं और करंट अफेयर जितने भी जो पूछे गए हैं वो आपके पर्टिकुलर आपके जो सब्जेक्ट है उसके अंदर से आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक, ये आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक के अंदर आजकल यूपीएससी का हो गया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस अगर इकोनॉमिक्स में है तो 19 क्वेश्चंस आपके एनवायरमेंट में से है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आप मार्क करना चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए अगर आप मार्क कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको मार्क करना है और मैं थोड़ा सा स्लो बोलूं तो मुझे बता दीजिए प्लीज। ठीक है, क्लियरिटी बिल्कुल। तो देखिए एनवायरमेंट और इकोलॉजी से 19 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 30, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 मीन्स 21, 22, 33 और उसके बाद डायरेक्टली है 41 से लेकर 50। तो जो ये कई को रहता है कि हाँ डायरेक्टली इससे आ रहे हैं उसके बाद नहीं होंगे, तो देखिए यहाँ पे कितनी शफलिंग हुई है। कहाँ 21 की सीरीज चल रही है, उसके बाद 40 पे और एकदम से स्विच करके आपकी दूसरी सीरीज आ रही है। उसके बाद वापस से 50 क्वेश्चन, फिर जंप करके डायरेक्टली आपका 75 क्वेश्चन, 77, 80, 89, 90 और 100। तो ये है आपके एनवायरमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चंस, और जिसके अंदर काफी सारे जो एनवायरमेंट वाले क्वेश्चंस हैं आपके वो एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की जो बायो की बुक है उसमें से पूछे गए हैं। मैं अभी दिखाऊंगी आपको, बताऊंगी कि कहां से आपके डायरेक्टली एज इट इज लाइनें जो है बहुत सारी आपकी बुक्स की लिखी हुई आ रही हैं।
तो ये 19 क्वेश्चन है आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी से, और इसका अगर अपन एक ब्रीफिंग करते हैं तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन बड़े अजीब से आए हैं जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन से हैं, वहां से आपके मेजर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये आपका मैपिंग ऑन प्लेसेस एंड न्यूज, जो कि अभी काफी 3-4 साल से अगर हम देखें तो यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक हो गया है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन करना। और मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स पीवी सर की क्लास जिन्होंने ज्वाइन की है तो उनके ये जो 4-5 क्वेश्चन जो लोकेशन बेस्ड जो कि आपके डायरेक्टली आए थे, जहां पे रिवर्स और ये सब थी, कौन सा एरिया आपका कहाँ है, तो वो आपने डायरेक्टली कर दिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए होंगे तो अब समझ जाइए कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, मैपिंग को पढ़ने से क्या है, हम एटलस लेके बैठ जाएंगे, लेकिन वो कभी समझ में नहीं आती है। एटलस को आप देखने बैठेंगे तो इतनी सारी एटलस आती हैं, सिर्फ एक ही एटलस नहीं होती है कि आप पढ़ेंगे और सीधा सब कुछ हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं किया है तो पीवी सर की क्लास अटेंड कर लेना, मालूम पड़ जाएगा कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 11 क्वेश्चन। मैं कहा ना ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया है। एक टाइम पे कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट अभी 2-3 साल से इससे बहुत ज्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, उसके बाद है आपका 70, 80, 82, 83। तो ये तो थे कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन जो कि आपके मैपिंग से रिलेटेड थे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपके आईआर से रिलेटेड भी आए हैं, जहां हमने देखा कि अभी आजकल क्योंकि बहुत सारे आपका करंट के अंदर भी काफी टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आईआर को लेकर की भी आपके क्वेश्चन आए हैं आपके मैपिंग पे। वो है आपके क्वेश्चन नंबर 86, 87, 88। आप मार्क कर सकते हैं, तो अपन जब इसको क्वेश्चंस की डिटेल आप देखेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है, क्योंकि जो 23 या 24 में जो क्वेश्चंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक एनालिसिस कर पाए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस किसमें से आते हैं। तो प्लीज जिनके पास में पेपर है वो अपना ए सेट को निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं ए सेट का एनालिसिस कर रही हूँ मैं, और जिनके पास नहीं है तो शायद अभी काफी साइट्स वगैरह के ऊपर अपलोड हो गए होंगे, तो आप उनसे देख सकते हैं। तो ये था आपके मैपिंग और प्लेसेस एंड न्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके 11 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसका अगर आप एनालिसिस करें तो देखिए मैंने लिखा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया है, जहां पे लोकेशंस जो हैं आपकी पूछी जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी से रिलेटेड इस बार थोड़े से कम पूछे गए हैं, लेकिन वो ये की बात है ज्योग्राफी से कम पूछे तो एनवायरमेंट में उन्होंने ज्यादा पूछ लिया है। तो एनवायरमेंट ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर आप मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन 28, 29, 62, 72, 79, 81, 84, 85। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं? आप कौन एग्जाम दे रहे हैं? जिनको मोहम्मद शाहिद बोल रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल ये मत सोचेगा कि प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन थे वो आ जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल अलग है। बस आप पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो उस चीज को आपको देखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं और किस चीज को हमें पढ़ना है, ताकि 23 जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नहीं 23 हमें लास्ट देना है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये जो फर्स्ट एंड लास्ट का जो एक टारगेट लेके बैठे हैं, तुमका अंदाजा लगा दीजिए कि अब उनको कैसे पढ़ाई करनी है। मेंस को उनको पहले फोकस करके चलना है। मेंस का और करंट अफेयर बहुत इस पेपर ने आज शो कर दिया है कि ये 2 अगर चीज आपके हाथ में है तो आप प्रीलिम्स कर पाएंगे, वरना वापस से एबीसीडी से आपकी 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन 28, 29, 62, 72, 79, 81, 84, 85 मींस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 थे। और इसको अगर हम ब्रीफिंग करें तो ये है कि आपका जो लेवल था वो डिफरेंट लेवल था इस बार क्वेश्चंस पूछने का, और यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था। एक बहुत ही अलग क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि ज्योग्राफी का आ गया तो कुछ माउंटेन्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा या कुछ क्रॉप वर्ब्स हो जाएगा। तो इस बार ये कोल जो है आपके कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सीसीओ है, वहां से एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से आपके इसके अंदर आपके बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब ये अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं
और यूपीएससी के एग्जाम की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी नहीं हो, बायोटेक्नोलॉजी नहीं हो तो मतलब ही नहीं है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार वहीं से कवरेज हुए हैं आपके। लेकिन हाँ, जिनको साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स थे उनको थोड़ा सा शायद ये ईजी रहा होगा, क्योंकि 12th साइंस की बुक में से डायरेक्टली पूछे आए हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन के हैं। मींस एनसीईआरटी एक बता रही है कि आपको एनसीईआरटी कितनी जरूरी है पढ़नी, राइट? तो वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आए हैं वो टोटल 13 क्वेश्चंस जो हैं आपके साइंस से पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं उसके अंदर, ये देख लीजिए, आप मार्क कर सकते हैं, आप कर रहे हैं तो। क्वेश्चन 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 97, 98 और 99। तो टोटल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी तक हमें लग रहा है कि आपके एनवायरमेंट में से 19 क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स से जो है आपके 20 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। मतलब मेजर पेपर जो है ये आपका यही कवरेज कर रहा है। पिछली बार भी हमने देखा था कि आपके इकोनॉमी वाले पोर्शन के अंदर से जो है आपके 17 to 18 क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो इस बार और उसने वेटेज बढ़ा दिया है। यहाँ का अगर हम लेवल देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो इसका अगर हम लेवल देखें तो देखिए, करंट पैंडेमिक सिचुएशन जो है ये इसने बेस्ड बनाया है क्वेश्चंस का, वर आस्क्ड। मींस एक मालूम पड़ रहा है, कल आपको ध्यान है कि जब मैंने मैराथन क्लास ली थी मैंने, तो एक कोई दो क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली यहीं से आपके सीधे सीधे मैंने यही कहा था आपको कि हो सकता है कि आपके कोविड से रिलेटेड या आपके पैंडेमिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछे। देखिए 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली कल की क्लास से आए हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट्स है मेरे, जिन्होंने जितने मूल्यांकन से जिन्होंने ज्वाइन की थी, जो मैराथन क्लास की थी, आपको ध्यान है कि स्टार्टिंग का जो मैंने क्वेश्चन थे वो कोविड से रिलेटेड ही मैंने कि उसकी वैक्सीन से रिलेटेड, और उसकी कोविन एज इट इज लाइन वो कोविन लिखी हुई आई है जो मैंने आपको बताई थी, सी विन वाली। अभी अपन देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए अंदाजा लग गया होगा कि आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना रेगुलर बहुत जरूरी है। तो ये जो आपका जो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि काफी स्टूडेंट्स से हमसे बात करते हैं कि मैम 24 में एग्जाम देना है, अभी से करंट अफेयर हम क्यों पढ़ें, कब की आएगा? अभी तो नॉर्मली कहते हैं सब कि हाँ 12 से 13 या 15 महीने का आता है। आज एक्चुअली अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन करेंगे, लेकिन मैं आपको जब पूरे एनालिसिस हम करेंगे आपको बताऊंगी 1.5 साल से भी ज्यादा पहले के एज इट इज मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाऊंगी जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं सारे एक एक जितने भी जो करंट से और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारी एज इट इज मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगी। मैं अपना जो बैच होगा उसके अंदर मैं दिखाऊंगी कि कैसे आपके न्यूज़पेपर से डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि आपको न्यूज़पेपर अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं 23 या 24 या 25 की, तो प्लीज आज से ही ये मान लेना, अगर क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो करंट अफेयर को नहीं छोड़ना है आपको, राइट? तो ये था आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमने जो एनालिसिस किया है। फिर देखते हैं हम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे। यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा हिस्ट्री का जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो इतना स्टैंडर्ड वालों ने दिया है। इसलिए कहते हैं कि यूपीएससी एक समंदर है, उस समंदर के अंदर आप नीचे अगर आपको जाना है, मींस एक सिलेक्शन पाना है, तो इट्स नॉट इजी टास्क। एक मोती निकाल के ला रहे हैं आप, तो जब तक आप एक डेप्थ नहीं होंगे, अपने आप को भूल नहीं जाएंगे, वो कहते हैं एक बर्निंग डिजायर होगी, वो ही ये पॉपी सॉल्व कर सकता है। तो देखिए हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के अंदर 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑनर एवरेज देखिए तो पिछले साल और इस साल में यही आ रहा था। पिछली बार भी आपके 14 to 16 राउंड ही क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ये आपके क्वेश्चन नंबर है आपका 51, 52, आप नोट डाउन कर सकते हैं प्लीज। फिर अपन बाद में इनका स्टैंडर्ड और लेवल और आंसर चेक करेंगे। आप उसको बाइफिकेट कर सकते हैं, बाद में आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी जो आप पेपर एनालिसिस करेंगे। और 23 के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, तो प्लीज ये उनके लिए आई हम्बल रिक्वेस्ट कि आज का आप पेपर उठाइएगा, उसके बाद में क्वेश्चंस को आप देखिएगा कौन सा हिस्ट्री का क्वेश्चन था। मतलब ये सबसे पहली एबीसीडी आपकी यही होती है कि पेपर उठाइए, देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से है, उस सब्जेक्ट के बाद में फिर उसका देखिए कि ये डायरेक्टली पूछा जा रहा है या आपका करंट से कोरिलेट होके जा रहा है या कैसे कॉन्सेप्चुअल जा रहा है। तो ये आपकी एक स्टार्टिंग है, एक बिगनर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जिनको करना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60 मतलब 51 टू 60 जो है आपके कंटिन्यूस आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। उसके बाद में वापस से आ रहे हैं आपका 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो टोटल जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के मिक्स करके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हैं आपके 16 क्वेश्चन। तो ये 16 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं और लेवल अगर हम देखें इसका ब्रीफिंग हम करें तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई था। थोड़ा सा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली आपका एक स्टैटिक बेस है। जब हम बात करते हैं आपके पूरे पेपर्स की हम बात करते हैं, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो हम ये सोचते हैं स्टूडेंट्स को नॉर्मली एक जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम हिस्ट्री तो स्टैटिक बेस है, पॉलिटी भी स्टैटिक बेस है, तो इसको तो हम सबसे पहले निपटा देंगे। और जब किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, हिस्ट्री और पॉलिटी तो ऑन टिप्स है। क्यों? क्योंकि वो ऑन स्टैटिक बेस है, उसमें क्या चेंज आएगा। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन जो इसको स्टैटिक बेस सोच समझ के और बहुत इजी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन भी इसमें बहुत स्टैंडर्ड वाले पूछे गए हैं, बहुत डीपली पूछे गए हैं। कैसे हिस्ट्री को आर्ट एंड कल्चर के साथ में मिक्स करके पूछा गया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे जहां पे आर्ट एंड कल्चर को करंट से कोरिलेट कर दिया गया है कि आपके यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है और उसको कोड दिया कि अभी हाल ही में कहीं इसका उद्घाटन हुआ है। तो मतलब ये देखिए, अब आप इस चीज को जब मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा डे वाइज जो आपको करना है वो कर ट्रैक है, राइट। तो ये आपका डिफिकल्टी लेवल। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका ब्रीफ एनालिसिस हम इस पूरा पेपर का करें तो एक परफेक्ट मिक्सचर था ये कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर का। जैसे मैंने कहा कि आपका सब्जेक्ट और करंट अफेयर में बहुत जरूरी है। सेकंड, जिन्होंने डेली न्यूज़पेपर रीडिंग के हैबिट में है, जिनके टच में है कि हाँ डेली न्यूज़ पढ़ना है, उनके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहा था आज का पेपर। थर्ड, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो एक हाई टू मॉडरेट लेवल यहाँ पे था। हम लो टू हाई हम नहीं आ रहे हैं या मीडियम टू हाई नहीं आ रहे हैं, हम हाई टू मॉडरेट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस आपका क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। बहुत सारे कम क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत इजी थे। जैसे मैंने कहा कि आपके करंट अफेयर के डायरेक्टली 2 या 3 क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली पूछे गए हैं। ऐसे हर सब्जेक्ट में से डायरेक्टली वाले बहुत ही कम थे, अदरवाइज सारे जो है आपके हाई टू मॉडरेट आपके आ रहे हैं। मैपिंग इस बात बहुत इंपॉर्टेंस दी है। जैसे मैंने बताया आपकी मोर देन 10 क्वेश्चंस जो है आपके मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंटरनेशनल की लोकेशन भी आपकी पूछी गई है। और अभी कुछ सालों से मैपिंग जो है यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट जो एक काफी इंपॉर्टेंट जो दिख रहा है हमें यूपीएससी का, पॉल्यूशन ने बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है इसके अंदर दी है। जैसे हम कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात करते हैं, हम हर जगह उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉल्यूशन को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है एज इट इज गेटिंग फ्रॉम लास्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर हम काफी टाइम से आप देख रहे हैं। और अभी अब जैसे भी हो रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन बढ़ रहा है ये वो, तो उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर क्वेश्चन अभी 2-3 साल से काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि मेंस के अकॉर्डिंगली आप तैयारी करते हैं। मीन्स अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी उस हिसाब से चल रहे हैं कि पहले हम मेंस हम पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स निकलेगा, लेकिन अगर आप ये सोचें कि प्रीलिम्स नहीं डायरेक्ट मेंस, तो उनका कुछ नहीं होगा। तो ये तो था आज के पेपर का ब्रीफिंग। अब करते हैं अपन इसका आंसर की अपन निकालते हैं। और प्लीज अपने साथ में ए पेपर ए सेट जिनके पास में है, मेरे पास में ए सेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ मैं, तो आप अपने आप खोल सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर्स बताती जाऊंगी। तो आर यू रेडी विद योर पेंसिल और योर पेपर? जल्दी से बताइए, तो फिर मैं आपको आंसर्स बताने शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने स्टूडेंट का एग्जाम था उनकी हार्ट बीटिंग फास्ट हो रही होगी, कौन सा सही था कौन सा गलत था, जल्दी से बताइए। आर यू रेडी? यस, चलिए हाँ चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन अपन बोलते हैं इसके अंदर, ये देखिए आंसर की आपके पास में आ चुकी है ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है ये। चलिए ये पेपर सेट ए का ही मैं आपको बता रही हूं, आप आसान के देख सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जिनके पास बी या सी है आप अंदाजा लगा दीजिएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की सिर्फ आपको बता देती हूं मैं।
Rapid financing instrument and the rapid credit facility are related to the provisions of lending by which of the following. ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था, आंसर्स मैं आपके नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैं क्वेश्चन आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन जो है वो पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपका जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप उससे आप मैच कर सके। त्वरित वित्तीय प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने की उपलब्धों से संबंधित है। एक्चुअली मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा रही थी कि इकोनॉमी के क्वेश्चन नंबर ये है, अगर आपने वो लिखा है तो अभी आप बहुत जल्दी से कैच कर लेंगे, इसीलिए मैंने वो लिखवाई थी। तो अगर आपके पास में बी सी डी कोई भी अगर सेट है तो जो मैंने जो अभी आपको मैं क्वेश्चंस आपको बता रही थी कि ये क्वेश्चंस इस पोर्शन से हैं, तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चंस को आप निकाल लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत जल्दी से टिक हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली आप आंसर्स को चेक कर सकते हैं। राइट, तो फर्स्ट का आंसर है आपका बी, ए सेट के अंदर फर्स्ट का आंसर है आपका बी। रिटर्न सेकंड क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। अब आपको स्लाइड दिख रही है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैं हिंदी और इंग्लिश की सिर्फ फर्स्ट लाइन आपको पढ़ के बता रही हूं। मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है 2 का सी, मीन्स 1 and 3 ओनली। रिटर्न थर्ड क्वेश्चन पर हमारे हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां पे आपका लिखा हुआ है यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है और भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। इसके आंसर है आपके 2 and 3 ओनली, सॉरी बी, जहां पे 2 और 3 सही है। ये देखिए ये रहा बी। जिन्होंने अगर नहीं लिखा था तो मैं आपको बता देती हूं, वापस से आप एक बार कर लीजिए। इकोनॉमी के क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में इस क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कंटिन्यूस आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ए सेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जहां पे भी आपका G20 आ रहा है, अगर आप BCD सेट है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है आपका सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स IIBs। जब मैंने क्लास में बताया तो मैं कहा था कि इन्फ्लेशन बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, और वो कभी भी हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन हर साल इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलन बॉन्ड इन्फ्लेशन IIB के क्या लाभ हैं। इसका आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to the foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 6 का आंसर है बी, 2 ओनली, बी 2 ओनली। जहां आपको लगे कि मैम थोड़ा सा स्पीड स्लो है तो मुझे बता दीजिएगा। मैम प्लीज पेपर, ए पेपर है मेरे पास में, ए सेट है मेरे पास में, ए सेट है मेरे पास में। राइट, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट्स रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। मैं कहना बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत रेयर पूछे गए हैं, अदरवाइज जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है इकोनॉमिक्स के अंदर वही क्वेश्चंस इसको कर पाए होंगे। बिल्कुल एक स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस इस बार इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है ए, 7 का आंसर है ए, मींस 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ड रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफन टॉक्ड अबाउट इन द मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू द इंडिया। ये देखिए करंट आपके साथ में जुड़कर आ रहा है। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण
को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करती है? ये जो मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा रही थी तब मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था, इसीलिए मैंने कहा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, आपका इन्फ्लेशन हो गया, आपका मनी हो गया, आपका गवर्नमेंट बजट हो गया, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, और आपका ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं। इन 5 में से सीधे सीधे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। इसका आंसर है 8 का डी, 8 का डी। दिख रही है आपको शीट? 8 का डी। 9 क्वेश्चन, with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements is or are correct? इसका आंसर है 1 का 1 only A। किसी संगठन या कंपनी के द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को कौन में से कौन सा सही है? पहला क है, सिर्फ ए है इसका केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, with reference to the Indian economy, consider the following statements. A share of the household financial savings goes towards the government borrowing. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 का आंसर है आपका बी, 2 ओनली। 10 का आंसर है आपका बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अब यहां से स्टार्ट हो रहे हैं 11 से आपके पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। H.N. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब पहला क्वेश्चन पूछते ही बच्चों के हवाइयां उड़ गई हैं। तो यही तो है यूपीएससी, एक क्वेश्चन में हवाइयां उड़ जाती है कि मतलब पहला ही इतना हाई हो गया, अब तो पता नहीं क्या होगा। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड वाला पूछा गया है, जिसका आंसर है बी। जिसका आंसर है बी मींस 1, 2 एंड 4 इसके अंदर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का बी। आप लोग टिक कर रहे हैं? देखिए हम लोग यहां पे से बता रहे हैं, और लेकिन हाँ जो भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमेशा एक कंट्रोवर्सी में रहते हैं, तो फाइनल जो होगा वो आपका यूपीएससी ही फाइनल होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं आपके 100 के 100 क्वेश्चंस ही आपके सही होंगे। फाइनल रिजल्ट आपकी यूपीएससी की आंसर शीट ही होगी, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपके 12 पे। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition as advocates. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका आंसर है आपका ए, 1 only। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी बी, 12 का है आपका बी। हालांकि एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये काफी टफ वाला क्वेश्चन है। ये बिल्कुल बेसिकली अगर पूछें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पॉलिटी का आपका नहीं है, बहुत ही करंट से आपके कोरिलेट होके वाला क्वेश्चन आया है। बहुत ही स्टैंडर्ड हाई है इसका पॉलिटी के क्वेश्चंस में इस बार। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा करता है या होती है। इसका आंसर है आपका बी, 2 and 3 ओनली। 13 का बी, 2 and 3 ओनली। ये बहुत ही, ये जो अगर इस क्वेश्चन का देखिए तो थोड़ा सा मीडियम क्वेश्चन है ये वाला, मींस इजी क्वेश्चन है आपका 13 वाला। लेकिन हाँ ये है कि मीडियम होते हुए भी आपके फैक्ट को बहुत ही घुमा के, मींस ट्विस्ट करके फैक्ट को पूछा गया है, ताकि एकदम से स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेट हो जाए कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक मीडियम या इजी लेवल का ये क्वेश्चन था ये वाला आपका। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू द 4 रैंक which cabinet ministers, minister of state with the independent charge, minister of state and the deputy minister। इसका आंसर है आपका बी,
14 का बी, ये एक एवरेज क्वेश्चन था आपका। आप जो 23 के अंदर जो अप्लाई कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो वो अभी से इस चीज को भी एक लगा लीजिए जो मैं आपको बता रही हूं कि ये एवरेज क्वेश्चन है या आपका स्टैंडर्ड है या आपका कैसा है, ताकि जब आप नेक्स्ट ईयर की आप पढ़ाई करेंगे तो आपको एक मालूम रहेगा कि कैसा था। क्योंकि जो बिल्कुल बिगनर है उनको नहीं पता चलेगा कि स्टैंडर्ड क्या है। तो आप इस चीज को भी आप लिख लीजिए जो मैं आपको बताती जा रही हूं। मैं ये आपका एक एवरेज क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following are the exclusive power of the लोक सभा? ये डायरेक्टली पूछा गया है। जहां पूछते हैं लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछा गया है वाला कि लोकसभा की अनन्य शक्तियां कौन सी हैं। तो यहां पे आपका आंसर बी, 15 का आंसर है आपका बी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एवरेज क्वेश्चन है और लेकिन थोड़ा सा एवरेज को भी थोड़ा सा घुमा दिया है। यहां पे आपका आंसर बी ओनली, 16 का 2, 16 का है आपका बी ओनली। सेवनटीन क्वेश्चन पे आ जाइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया are the only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India. क्वेश्चन नंबर 17 बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत एक स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। मतलब लग रहा है कि यूपीएससी बहुत ही खतरनाक वाला एग्जाम दे रही है और इन स्टैंडर्ड क्वेश्चन से लग रहा है कि इस बार की कट ऑफ बहुत ही खतरनाक वाली आपकी जाने वाली है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है और फैक्ट को बहुत ही घुमा के ट्विस्ट करके इसके अंदर क्वेश्चन को पूछा गया है। और इसका आंसर है आपका नीदर 1 नीदर 2, मीन 17 का आंसर है आपका डी। 18th, with reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statement. भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओवरऑल पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही स्टैंडर्ड हैं। फैक्ट्स को बहुत ही घुमा के, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड घुमा के उसको पूछा गया है ताकि स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूज कर दिया जाए। इसका आंसर है आपका सी, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग। परसों ही कल की क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था, सीधे सीधे क्वेश्चन आया है वाला, बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन। इसका आंसर है बी, 3 ओनली। बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन आया, सिर्फ ये पहला क्वेश्चन है जो इतना ईजी है, वरना कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही स्टैंडर्ड है, जहां स्टेटमेंट आ जाते हैं तो वो बहुत ही स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आपकी पढ़ाई देखी जाती है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 का आंसर है आपका ए, 20 का आंसर है आपका ए, 20 का आंसर है आपका ए, 1 and 3 ओनली। रिटर्न क्वेश्चन नंबर 21, among the following crops which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? काफी सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। इसका आंसर है आपका बी, 21 का बी, 21 का आंसर है आपका बी। रिटर्न क्वेश्चन नंबर 22, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट इन। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, का क्या परिणाम होता है। बहुत ही स्टैंडर्ड वाली ज्योग्राफी इस बार पूछी गई है। 22 का आंसर है आपका डी, 22 का आंसर है आपका डी। 23 पे आ जाइए आप। Which one of the following lakes of West Africa has become the dry and turned into a desert? सीधे सीधे क्वेश्चन आया आपका, ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आपका। Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? इसका आंसर है आपका बी, 23 का आपका बी, 23 का आंसर है आपका बी। 24th, Gandikota Canyon of South Africa, India was created by which one of the following river? डायरेक्टली अभी आपने देखा होगा कि पीवी सर की मैपिंग क्लास में भी सर ने काफी पढ़ाया था इसको। 24 का सी। दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? सर की ज्योग्राफी, योजांग सर की ज्योग्राफी की क्लास में भी सर ने पढ़ाया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 25,
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पीक और माउंटेन। शिखरों और पर्वतों को हमें मिलाना है। बहुत ही सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, बहुत सिंपल, बहुत रेयर क्वेश्चंस पर सिंपल पूछे हैं। मुश्किल से अगर हम ऑन एवरेज देखें तो डायरेक्टली क्वेश्चन हार्डली 7 to 8 क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछे गए, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। 25 का आंसर है बी, 25 का आंसर है बी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म लिवेंट ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तो अपन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। इसका आंसर है आपका ए, 26 का ए। नेक्स्ट बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग है बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि अफगानिस्तान के साथ में किसका बॉर्डर है, लेकिन जिसको मैपिंग पता है, जिसको लोकेशन बेस्ड है, जो मैपिंग प्रॉपर पढ़ रहे हैं, उन्होंने इजीली कर लिया होगा। इसका आंसर है आपका सी, 27 का आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 28, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनजाइट दुर्लभ मृदाओं का सोत्र है। आप लाइन मिला लीजिए अगर आपके पास दूसरा है तो। मैं वापस कह रही हूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, मेरे पास में ए सेट है, मैं ए सेट को आपको सॉल्व करवा रही हूं। जिनके पास में ए सेट है तो आपने डायरेक्टली क्वेश्चन खोल सकते हैं, और जिनके पास में दूसरा सेट है तो मैं आपको आंसर की लाइन को मैं फर्स्ट लाइन जो है पढ़ के बता रही हूं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो अगर आपके पास में आपके इतना टाइम नहीं है कि दूसरा सेट करें, तो सिर्फ एक जो मैं क्वेश्चन आपका बोल रही हूं उसकी जो फर्स्ट लाइन बोल रही हूं मैं, उसका आप एक थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी, मीन्स 1, 2 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 29, इन द नदर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्ड इन द। बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है वाला, और सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो जिन्होंने एनसीईआरटी आंदोलन अपना बैच ज्वाइन कर रखा है तो उन्होंने बहुत इजीली सब कुछ कर लिया होगा। बहुत सिंपली क्वेश्चन पूछा है वाला। 29, क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, वेटलैंड, लेक और लोकेशन। लोकेशन पूछी गई है कि आपके जो लेक्स हैं, जो भी वेटलैंड है या लेक हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है। तो सीधे सीधे पूछा गया है। इसमें पहला है आपका हॉकरा वेटलैंड और पंजाब। अगर आपके पास में ए सेट नहीं है तो आप दिखा सकते हैं, जिसमें पहली लाइन लिखी हुई है हॉकरा वेटलैंड और पंजाब, और इसका आंसर है आपका बी ओनली, ओनली 2 पेयर्स, बी। बी आंसर है आपका 30 का। का आंसर है आपका बी, ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी नहीं करना है। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, आरोग्य सेतु, कोविन। सीधा आंसर है इसका डी, 31 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 32, विद रेफरेंस टू द वेब 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसके बाद आ रहा है आपका विद रेफरेंस टू द वेब 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 का आंसर आपका डी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33, विद रेफरेंस टू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सास, SAAS, जहां पे भी आप आ रहा है, जिसके पास में BCD बैच है तो आप देख सकते हैं। इसका आंसर है आपका डी। एक मिनट रुकिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, अभी ठीक हो जाएगा, जस्ट वेट। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अभी स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट वेट। मैं आपको ऐसे बता देती हूं, लिख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपका सास वाला, इसका आंसर होगा आपका डी। 33 का आंसर होगा आपका डी। ये आपके आईटी से रिलेटेड है, आपका क्वेश्चन है आपका मिस करंट प्लस बेसिक से आ रहा है आपका। साइंस का क्वेश्चन है आपका आईटी से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पे मत जाइए, मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूं। मैं
वैसे मैं आपको वैसे ही बता रही थी, तो स्क्रीन पे मत जाइए, कोई टेंशन नहीं है, वो अभी ठीक हो जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये आपको हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, मैं आपको आंसर्स लिखवा रही हूं मैं आपको, राइट? आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, अपन डायरेक्टली आंसर नोट डाउन कर लेते हैं। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स आती है हमेशा, कोई बात नहीं है, मैं आपको आंसर्स लिखवाती जा रही हूं, प्लीज नोट इट डाउन। हम क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर हम लोग क्वेश्चन पे थे। 33 का आंसर है आपका डी। 33 का आंसर है आपका डी। ये आपके आईटी से था, आपका नैनो टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 34। Which one of the following statement best reflect the idea behind the fractional orbital bombardment statement? 34। क्वेश्चन नंबर 34 से मैं डायरेक्टली कर रही हूं मैं आपका। 34 का आंसर है आपका सी। 34 का आंसर है आपका सी। ये आपके मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो है उससे पूछा गया है, और ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी क्लास 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में से आ रहा है आपका। ये सीधे सीधे आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। फिर आ जाइए आपके क्वेश्चन में 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड? क्वेश्चन में 35, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में है? इसका आंसर है आपका बी। 35 का बी। 35 का आंसर है आपका बी। ये भी आपके क्लास 12 के फिजिक्स में से पूछा गया है, और ये थोड़ा सा टेक्निकल बेस ये क्वेश्चन आपका है, बेसिक्स आपका। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन में 36। कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी आपके क्लास 12 के फिजिक्स में से नैनो टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका डी। 36 का आपका आंसर है डी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 37। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म एन मेडिकल इम्प्लांट विद इन द ह्यूमन टिश्यूज। जैव परत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अत्रप भी बन सकती है। इसका आंसर है आपका डी। 37 का डी। 37 का आपका डी। ये भी आपके बायो क्लास 12 का चैप्टर है आपका, जहां पे टेक्नोलॉजी और चैप्टर का टॉपिक का नाम बता दूं, टेक्नोलॉजी एंड इट प्रोसेस के अंदर से आपका ये लिया गया है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 38। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोबायोटिक्स। मीन्स प्रजैविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है आपका सी। 38 का सी। 38 का सी। ये आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी क्लास 12 का, मतलब आप देख लीजिए, साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास 12 के एनसीईआरटी में से आ रहे हैं। चैप्टर आपका माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ये चैप्टर का नेम भी मैं आपको बता रही हूं मैं। फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 39। In the context of vaccines manufactured to prevent COVID-19 pandemic, consider the following statements. कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 39 का आंसर है आपका बी।
39 का आंसर आपका बी। और ये भी आपके करंट का टॉपिक है और करंट को आपको यहां पे सब्जेक्ट के साथ में लिया गया है। ये आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी का एक चैप्टर है आपका इम्यूनाइजेशन टॉपिक, एक छोटा सा इम्यूनाइजेशन का टॉपिक है, वहां से इसको लिया गया है। बायोटेक का आपका क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 40, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेस द अर्थ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ? यदि कोई मुख्य और तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? क्वेश्चन 40, ये आपका 40 का आंसर है आपका सी। 40 का आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है ये आपके क्वेश्चन 41, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है? ये आपके सब्जेक्ट और करंट अफेयर के साथ में आ रहा है, ये आपका ए। 41 का आंसर है आपका ए। 42, consider the following statements. The climate group is an international non-profit organization that drive climate action by the building large network and runs them. जलवायु समूह एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है। इसका आंसर है आपका बी। 42 का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 43, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट are the lungs of the earth, then surely wetlands function and its kidney. See the as it is line आपकी एनसीईआरटी 12th में से आ रही है। as it is line कुछ भी चेंज नहीं किया है, यूं क्यों एनसीईआरटी का फोटो क्लिक करके लिखा गया है। ये आपके जो आपका 12th का आपका चैप्टर है आर एनवायरमेंट, उससे ये लिया गया है सीधे सीधे। मींस बेसिक प्लस करंट अफेयर्स को साथ में कोरिलेट किया गया है। 43 का आंसर है आपका ए। 43 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन 44, in the context of WHO air quality guidelines consider the following statement. WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व विचार कीजिए। 44 का आंसर है आपका डी। 44 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन 45, with reference to the Gucci sometimes mentioned in the news consider the following statement. ये आपके करंट और साइंस से रिलेटेड आ रहा है। क्वेश्चन 5 का लिखिए सी। 45 का आंसर सी। बायोटेक का ये क्वेश्चन है और बहुत ही अपर लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। क्वेश्चन 46, विद रेफरेंस टू द पॉलिथीन टेरिफेथलेट द यूज ऑफ विच इज द वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया आपका करंट अफेयर का 46 का, जहां पे आपके इकोलॉजी और आपकी बायोटेक्नोलॉजी को आपके मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। 46 का ए। क्वेश्चन 47, which one of the following is not a bird? 47 का ए। ये भी आपके करंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 48, which one of the following are nitrogen fixing plant? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एनसीईआरटी मतलब यहां दिख रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ने की तिजोरी है। क्लास 9 से आप नाइट्रोजन फिक्सिंग एरिया, ये नाइट्रोजन साइकिल सब पढ़ते जा रहे हैं। बेसिक 9-10 की बुक में से था आपका ये वाला। क्वेश्चन नंबर 48 का है डी। 48 का है आपका आंसर डी। प्लांट फिजियोलॉजी और एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 49, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? 49, निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक में जैव शैल प्रौद्योगिकी की क्या बातें होती हैं? 49 का आंसर है आपका ए। 49 का आंसर है आपका ए। ये आपकी बायो एनवायरमेंट और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका। क्वेश्चन नंबर 50, द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द, ये करंट का टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला आपका बॉटनी से आपकी। 50 का आंसर है आपका सी। 50 का आंसर है आपका सी। नेक्स्ट जाइए 51, in the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into the reversed and transferred subject.
भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए। 51 का आंसर है सी। 51 का आंसर है आपका सी। 52 इन मिडाइवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू। 52 का है आपका आंसर बी। 52 का आंसर है आपका बी। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। सीधे सीधे क्वेश्चन है आपका। Which one of the following was very actively associated with the Gadar party? सीधे सीधे क्वेश्चन आपका। 53 का आंसर है आपका डी। गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से कौन जुड़े हुए थे? 53 का डी। 53 का डी। 54 with reference to the proposal of Cripps mission consider the following statement। सीधे सीधे एनसीईआरटी के बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने इसीलिए एनसीईआरटी के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने इस सर के एनसीईआरटी आंदोलन बैंक ज्वाइन कर रखा है उनके शायद ये क्वेश्चन काफी अच्छे होंगे सबके। 54 का बी। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अब अभी आप एनसीईआरटी आंदोलन बैच अपना चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नीतिपरक और परिष्कृत वर्णन मिल गया आपको। 55 का बी। 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56 विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरियन पर्सन नोन एज। सिंपल क्वेश्चन है। 56 का लिखिए सी। 56 का सी। 57 with reference to the Indian history consider the following statement। the first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khilji। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। 57 का लिखिए बी। 57 का बी। 58 with reference to the Indian history who of the following were known as the कुलादारन। 58 कुलादारन कौन कहलाते थे? 58 का है डी। 58 का डी। 59 the Dutch established their factories or warehouse on the east coast on land granted to them by the गजपति rulers। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए थे। 59 का आंसर है आपका बी। 59 का आंसर है आपका बी। 60 अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है आपका। 60 का है आपका आंसर डी। 60 का आंसर है आपका डी। नेक्स्ट है आपके 61 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू द कैपिटल फ्लाइट। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। 61 का आंसर है आपका ए। 61 का आंसर है आपका ए। 62 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल और त्रिपुरा जिनको टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे डायरेक्टली आपका करंट अफेयर से। 62 का है आपका आंसर सी। 63 इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। 63 भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होती हैं। 63 का आंसर है आपका सी। 63 का आंसर है आपका सी। 64 with reference to the bank board bureau BBB which one of the following statements are correct। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? 64 का आंसर है आपका बी। 64 का आंसर है आपका बी। 65 with reference to the convertible bonds consider the following statements। 65 परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 65 का आंसर है आपका ए। फिर आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 66
जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं तुमको बता दूं, ए सेट को मैं आपको दिखा रही हूं। मैं अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, तो जो अभी जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि ये ए सेट मैं आपको लेके चल रही हूं। मैं 66, okay. Consider the following. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये आपका 66। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक पे विचार कीजिए, ये आपका भारत उपयुक्त में से किसका सदस्य नहीं है? तो 66 का आंसर है आपका डी। 66 का आंसर है आपका डी। 67. Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in the recent years. 67 का आंसर है वियतनाम का। जो आपका वियतनाम वाला क्वेश्चन है, हाल ही के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है। इसका आंसर है आपका सी। 67 का सी। 67 का सी। 68. In India, which one of the following is responsible for the maintaining price stability by the controlling inflation? इन्फ्लेशन मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरबीआई इन्फ्लेशन से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी आपकी पूछती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? 68 का आंसर आपका डी। नेक्स्ट है आपके 69. With reference to the non-fungible token (NFTs), consider the following statements. नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 69 का आंसर है आपका ए। 69 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 70. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन है आपका। रिजर्व और स्टेट्स को बताया है कि कौन सा रिजर्व पे कौन से स्टेट के अंदर है। बहुत ही सिंपल डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि मैपिंग बेस्ड और लोकेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये वाला। 70 का आंसर है आपका सी। 70 का आंसर है आपका सी। नेक्स्ट 80s की लाइंस में हम चल रहे हैं, अब 70s में जिनके अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं ए सेट को मैं यहां पे आपको आंसर आपको लिखवा रही हूं। मैं ए सेट के अंदर आप खोल के देख सकते हैं, और मैं कुछ लाइनें आपको उसकी फर्स्ट लाइन आपको पढ़ के बता रही हूं ताकि जिनका सेट बी या सी डी सेट है तो वो उस पे आपके देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन अपना 71 है आपका। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्लोजर रिट्रेंचमेंट्स एंड द ले ऑफ इन द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। 71. भारत में निम्नलिखित में कौन से एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवाद समापन छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? 71 का आंसर है आपका सी। 71 का आंसर है आपका सी। 72. इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन? मैं कहना बहुत एक यूनिक क्वेश्चन है, इस बार उन्होंने ज्योग्राफी को कोलेट करके पूछा गया है। इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन? 72. भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है? 72 का आंसर है आपका ए। 72 का आंसर है आपका ए। 73. इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट? बहुत ही स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटिकल क्वेश्चन आपके बहुत ही खतरनाक स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस बार। 73. यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम से प्रतिनिधित्व करता है? जिसने बहुत डीपली, मैंने कहा ना आज के पेपर का हम ये कर सकते हैं कि जिसने मेंस के अकॉर्डिंगली जिसने पढ़ाई करके एग्जाम दिया है वो का अच्छा होगा, और जिनका ये कंसेप्शन था कि नहीं प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस करेंगे तो उनका किसी का भी अच्छा नहीं हुआ होगा। तो दो चीज ध्यान रखिएगा 23 वालों के लिए, मेंस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करके चलिएगा और करंट अफेयर को मत छोड़िएगा। करंट अफेयर्स मस्ट, और मेंस की स्टडी जो है वो डीप स्टडी एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है यूपीएससी की। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है आपका ए। बहुत ही स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका। 74. द इंडियन सैनिटेशन कोalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by the government of India and the World Health Organization. 74. भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। 74 का आंसर है आपका डी।
74 का आंसर है आपका डी। 75 which one of the following has been the constituted under the Environment Protect Act 1986? 75 कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? 75 का आंसर है आपका सी। 75 का आंसर है आपका सी। With reference to the United Nations Credential Committee, consider the following statement. 76 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 76 का आंसर है आपका ए। 76 का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन में 77 विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस। 76 अपना हो गया है। ओके 77 Which one of the following statement best describes the polar code? डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका। Which one of the following statement best describes the polar code? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 77 का ए। ये सर के डिस्क्रिप्शन क्लास में से बहुत आया है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें इस क्लास को आज का, तो जिन्होंने क्लासरूम जो है कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनका पेपर आज बहुत अच्छा हुआ होगा। तो ये जो ये सोच रहे हैं कि हम सेल्फ रेडी से हम कर लेंगे, तो देखिए आज का पॉसिबल ही नहीं है। आज का इतना स्टैंडर्ड वाला ये पेपर है जो कि जिन्होंने क्लासरूम कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, जो एक प्योर आपके ट्रू एक मेंटोर के नीचे जिन्होंने पढ़ाई की है, जो एक बताते हैं कि कौन सी चीज किससे संबंधित है, कितना आपको डिटेल में आपको पढ़ना है, ये सारे उन स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे होंगे। तो 77 का आंसर है आपका ए। 78 with reference to the United Nations General Assembly, consider the following statement. 78 संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 78 का आंसर है आपका डी। 78 का आंसर है आपका डी। 79 with reference to the टी बोर्ड इन इंडिया, consider the following statement. टी बोर्ड से संबंधित है आपका क्वेश्चन। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 79 का आंसर है आपका डी। 79 का आंसर है आपका डी। 80 which one of the following best describes the term green washing? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? देखिए बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड वाला आज का पेपर है। 80 का आंसर है आपका ए। 80 का आंसर है आपका ए। इट की रेंज में चलते हैं अपन अब। क्वेश्चन नंबर 81 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। 81 है आपका उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परिवर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। 81 का आंसर है आपका डी। 81 का आंसर है आपका डी। 82 consider the following statements. BDBD is a large refugee settlement in the northwestern Kenya. उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीडीबीडी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। 82 का आंसर है आपका सी। 82 का आपका आंसर है सी। 83 consider the following countries. Which of the following are the members of Organization of Turkic States? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए में से कौन सा तुर्की राज्यों के संगठन का सदस्य है? 83 का आंसर है आपका सी। 83 का आंसर है आपका सी। 84 गुजरात हैज द which of the following given above are the correct? Which of the following statement गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया? सीधे सीधे क्वेश्चन है। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क, केरल में पूर्णतः है। मीन्स आपको उनकी लोकेशन पता है तो आपने डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन था ये। 84 का बी। 84 का बी। 85 with reference to the United Nations Convention of the Law of Sea, consider the following statement. 85 डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका पीवी सर की क्लास में से भी है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिषेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 85 का आंसर है आपका सी। 85 का आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन 86 पे।
Which one of the following statement best reflect the issue with the Senkaku Island sometimes mentioned in the news? 86. कभी कभी समाचारों में उल्लेखित सेंकाकू द्वीप विवाद को निम्नलिखित सर्वोत्तम रूप में प्रतिनिधित्व किया है. 86 का आंसर है आपका बी. 86 का आंसर है आपका बी. 87. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, जहां पे देश और उनके साथ में न्यूज जो है रिसेंटली वो क्यों इतने न्यूज में थे. जैसे हम पढ़ते हैं कि जो मैंने आपका कहा है जब करंट पढ़ते हैं प्लेसेस इन न्यूज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो वो आपको देखने बहुत जरूरी हैं. तो ये प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 87, जिसका आंसर है आपका सी. 87 का आंसर है आपका सी. क्वेश्चन 88. हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर द करेक्टली मैच. यहां पे भी वापस इस बार मैपिंग जो है मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इसमें पूछे गए हैं इस बार. तो ये आपका 88 है जहां पे आपके पेयर्स पूछे गए हैं जो राइन ऑफ मेंशन द न्यूज और कंट्री. तो देखिए डायरेक्टली दो क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे हैं सीधे सीधे 87 और 88, जहां पूछे गए हैं कि कौन सी जगह अभी इन दिनों चर्चा में रही है. तो 88 का आंसर है बी. ओनली 2 पेयर आपका सही है. मीन्स अम्हारा इथियोपिया के अंदर. 88 का बी. 88 का आंसर है आपका बी. नेक्स्ट है आपके 89 के ऊपर. विद रेफरेंस टू द इंडियन लॉ अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सीधे सीधे क्वेश्चन है आपका. वाइल्ड लाइफ है द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. 89 का आंसर है आपका ए. 89 का आंसर है आपका ए. 90 पे आ जाइए. Certain species of the which one of the following organism are well known as the cultivator of fungi. निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में मानी जाती है. 90 का आपका आंसर है ए. 90 का आपका आंसर है ए. लास्ट रो. वापस से देखिए यहां पे थोड़ा सा पेयर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. हाउ मेनी पेयर्स गिवन बिलो और द करेक्टली मैच. साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक एडिक्स और लोकेशन ऑफ द स्टेट. अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वह स्थान जिसमें वो राज्य है. तो डायरेक्टली इस बार को क्वेश्चन पेपर देखे तो ये मैच वाले क्वेश्चंस इस बार बहुत ज्यादा पूछे गए हैं. मतलब पिछली बार की कंपैरेटिवली मैच के क्वेश्चंस जो हैं इस बार ज्यादा पूछे गए हैं. तो यहाँ पे 91 का जो आपका आंसर है वो आपका बी. 91 का आंसर है आपका बी. नेक्स्ट 92. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. वापस से हिस्ट्री का सीधा सीधा क्वेश्चन, बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन जहां पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, जहां पे राजा और उनकी डायनेस्टी पूछी गई है. इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या हो सकता है. मतलब जिन्होंने एनसीईआरटी बैच आंदोलन ज्वाइन कर रखा है तो उनकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो इतने सिंपली पूरे हुए होंगे जिसके कुछ हद नहीं है. और जिन्होंने योजना कुरुक्षेत्र ज्वाइन की थी उनके भी मतलब करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उनके पूरे हुए हैं. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योजना कुरुक्षेत्र बैच मैपिंग बैच जो हमारा मैपिंग वाला है जो है आपका वो है. उसके अलावा आपकी जो एनसीईआरटी है वो है, प्लस जो करंट अफेयर्स का बैच है. ये चारों बैच आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है. और इसी के लिए बहुत जल्दी जो है सर स्टार्ट कर रहे हैं जो तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी है वो प्लस एनसीईआरटी. तो देखिए ये ऐसा कोर्स कहीं पे भी नहीं है. तो जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इसको आज पेपर देखने के मालूम पड़ गया होगा कि एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पूछ गए हैं सीधे यहां से. तो जो नीचे जो आपके कॉल नंबर आ रहे हैं वहां पे आप बात कर सकते हैं. तो चलिए ये था आपका 92 क्वेश्चन पे हम थे जहां पे आपके सिर्फ राजा और सीधे सीधे उनके राजवंश के बारे में पूछा गया है. तो 92 का आंसर है आपका बी. 92 का आंसर है आपका बी. 93. Which of the following statement about the संगम literature in ancient South India is correctly. देखिए आगे आपका साउथ इंडिया से रिलेटेड और देखिए और बहुत मतलब ये पेपर तो अब आया है और सर ने 15 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था कि सर अब जो एनसीईआरटी के अंदर तमिलनाडु की हिस्ट्री को स्पेशल लेके आ रहे हैं. तो जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि हाँ न्यूज में बाद में आता है, उजांग सर हमें पहले ही पढ़ा देते हैं. तो देखिए यहाँ भी ये साबित हो गया है कि उजांग सर ने जो कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद मालूम पड़ रहा है कि साउथ की हिस्ट्री के बारे में जो है यूपीएससी कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो देखिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तमिलनाडु हिस्ट्री को आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो 93 का आंसर है आपका डी. 93 का आंसर है आपका डी. 94.
किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति पर फारसी में अनुवाद किया गया था? योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड बाय इनटू पर्शियन बाय द निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रायन ऑफ, किस किस में हुआ था? तो 94 का आंसर है आपका ए, डायरेक्टली क्वेश्चन है आपका ए, 94 का आंसर है आपका ए। 95 है, the world's second tallest statue in the sitting pose of the Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statement correctly represent the teaching of Ramanuja? यहाँ देखिए हिस्ट्री को करंट अफेयर से कोरिलेट करके आ रहा है। मैं कहा ना स्टैटिक पे जो सोचते हैं कि हाँ हिस्ट्री पॉलिटी हमारा स्टैटिक है, तो स्टैटिक को देखिए यहाँ पे करंट अफेयर से कैसे जोड़ा गया है। 95 का आंसर है आपका ए, 95 का आंसर है आपका ए। 96, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली, देखिए दो डायरेक्टली हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर द सोमनाथ टेंपल एट द वर्वल। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आप करेक्टली रिगार्डिंग द सोमनाथ टेंपल? अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताई थी, लेटेस्ट न्यूज आपका ये वाला। हाल ही प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। 96 का आंसर है आपका ए, 96 का आंसर है आपका ए। 97, which one of the following statements are best describe the role of B cells and T cells in the human body? वापस से यहाँ पे आपके साइंस के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ गए हैं आपका। 97 का आंसर है आपका डी, 97 का आपका आंसर है डी। ये आपके 12th एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन है ये वाला, और सीधे सीधे आपके 2 चैप्टर्स में से ये लेकर लिया गया है। जो बायोटेक वाला आपका चैप्टर है, मींस बेसिक और करंट दोनों को लेके चल रहा है ये वाला। 98, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर देन दोज मेड बाय द ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स टू डू एग्जिस्ट इन द नेचर। परासूक्ष्म कणन मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व नहीं है। 98, इसका आंसर है आपका, बहुत ही स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है। 98 का है आपका डी, 98 का आपका आंसर है ये डी, जो कि आपके नैनो टेक्नोलॉजी, करंट और बेसिक से लिया गया है। मतलब 12th की अब जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज 12th की बायो को मत छोड़ना, सीधे सीधे मतलब पूरी उसकी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं 12th बायो में से आपके। क्वेश्चन 99, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू। डीएनए बारकोडिंग किसका उपादान हो सकता है? इसका आंसर है आपका सी, ये भी आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और आपके बेसिक मींस करंट प्लस बेसिक को आपको कोरिलेट करके चलाइए। 99 का आंसर है आपका सी, 99 का आंसर है आपका सी। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 100 क्वेश्चन के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग, बहुत ही डायरेक्टली बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी से पूछा गया है, और एनसीईआरटी 12th के अंदर भी आपका जो इकोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसमें से लिया गया। देखिए मैं आपको चैप्टर्स के नेम भी बता रही हूँ, जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो उनके लिए काफी ईजी हो जाएगा, जो मैंने क्योंकि सारे चैप्टर्स के नेम मैंने आपको बताया है कि कौन से उसके अंदर से हैं। मींस 12th की बायो के आप एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, और 9th 10th के भी आपके जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एरिया वहां से आपका आया है। तो 100 जो है आपका जो आपके है ये में से किन की अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो 100 का आंसर है आपका बी, 100 का आंसर है आपका बी। तो आई थिंक आपने काफी सारी चीजें लिख ली होंगी। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को अगर पूछना है तो प्लीज। किसी को अभी कुछ रह गया है तो बता सकते हैं। आई होप आप लोगों के आंसर सबके सही हुए होंगे और पेपर बहुत अच्छा आप लोगों का आया होगा। इस बार आपको आइडिया लग गया होगा कि करंट अफेयर्स तो आप ये वापस चेक कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है मैं आपको दिखा रही हूं मैं यहाँ पे, और बाकी के जो थी वो आपको शीट शायद आप इसके अंदर दिख गई होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। जिस फ्रेंड ने बाद में ज्वाइन किया था तो प्लीज एक बार वो चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे, बाकी की तो मैंने उसके अंदर लिखवा दी थी, एक बार चेक कर सकते हैं आप। तो आज का जो पेपर था उससे हमें एक आइडिया लग गया है कि कितना स्टैंडर्ड जो है आज का पेपर था।
और ये आप देख सकते हैं कि कुछ कोर्सेज जो है हमारे स्टार्ट हुए हैं, जैसे आपके तमिलनाडु वाली हिस्ट्री जो है हमारी भी स्टार्ट हो गई है, तो जिनको बैच ज्वाइन करना है वो आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा और ये हमें आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि अभी के जो है हमारे जो विनर हैं, मीन्स जो अभी जो हमारे जो फर्स्ट रैंकर जो हैं सृष्टि शर्मा जी, वो हमारी रैंक से बनी हैं और सर के मेंटरशिप के अंदर ही उनका हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन बैच हमारा चल रहा है, अभी रिसेंटली सर ज्वाइन करेंगे आपका। और उसके अलावा क्योंकि हमने एक मुहिम लगा रखी है कि हाँ हर घर के अंदर जो है एक उजांकी अब होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं कुछ कोर्सेज आपको ब्रीफिंग में आपको बता देती हूँ। मुझे पता है आप लोग एग्जाम दे के आए हैं, बहुत परेशान हैं, अभी आपके उसमें चले क्योंकि पेपर का सही में स्टैंडर्ड बहुत हाई था इस बार बिल्कुल अच्छा वाला था। तो अगर हम उसको एनालिसिस करें 2 वर्ड्स के अंदर, तो ये था कि आपका करंट अफेयर और आप मेंस को आप लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट बेस आपका इस बार बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था। तो एनसीईआरटी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं उजांग सर के साथ में, जहां पे तमिलनाडु की हिस्ट्री को हम स्पेशल भी पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो है आपका दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। करंट अफेयर बैच के साथ में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि अभी स्टार्ट होने मतलब रेगुलर चलने वाला करंट अफेयर का बैच है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैपिंग की क्लास आपकी चल रही है। देखिए आज का जो पेपर था और हम लोगों ने वो सारी चीजें पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। मैपिंग आप देखोगे कहीं पे भी कोई स्टूडेंट्स को उसको सीरियसली लेते ही नहीं है, डायरेक्टली मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे आए हैं। इस बार सर ने फर्स्ट टाइम जो है योजना कुरुक्षेत्र पढ़ाई थी, डायरेक्टली वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद में कमेंट से जैसे एग्जामिनेशन हॉल में से बैठे कि सर हम लोग का पेपर इतना अच्छा हुआ है कि बाकी सब लग रहे थे हार्ड है, टफ है, हम लोग ये ऐसे थे उजांकेस जो कह रहे थे कि बहुत इजी पेपर था। करंट अफेयर्स है, योजना को क्षेत्र में से सर के क्लासरूम डिस्कशन में से क्वेश्चन निकल के आए हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको एक समराइज करें आज के सेशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लासरूम जो है कोर्स जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि क्लासरूम डिस्कशन से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ हम एक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के हम लोग यूपीएससी फाइट कर सकते हैं, इट्स नॉट क्लियर। आपका एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पीडीएफ में या बुक्स में नहीं मिलती हैं। उसके लिए आपको आपके एक मेंटोर का, आपके सीनियर, आपके टीचर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वो क्लासरूम में डिस्कशन करते हैं, तो जिन्होंने सीरियसली क्लासरूम डिस्कशन को सुना है तो उनका पेपर आज बहुत अच्छा होगा था। तो चलिए आज इस सेशन को अपन यही खत्म करते हैं। वापस से आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट जो सृष्टि शर्मा जी हैं वो अपने ही बैच से हैं, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हर घर में नेक्स्ट ईयर उजांकियन जो है टॉप लिस्ट के अंदर आएंगे। और दूसरी आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आज हम लोगों ने जो हमारा जो चैनल है IAS विद उजांक, उसको 2 मिलियंस जो है उसको क्रॉस कर चुका है। तो इन सब के अंदर आप ही का प्यार, आपका सहयोग, और ये ही आपका है जिसकी वजह से आज हम इस पे हैं, और हम चाहते हैं कि इस सहयोग को बनाए रखेंगे और नेक्स्ट ईयर आपके साथ में हर घर के अंदर जो है उजांकियंस जो हैं अब टॉप लिस्ट के अंदर होंगे। तो चलिए आज सेशन को यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।